Welcome to Infinity Concepts. Today, the topic of our discussion is chapter number 1 Measurements of Physics, first year 2025 variant. So, without wasting our time going to our first lecture, what is physics? Students, सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि फिजिक्स है क्या. फिजिक्स इज़ द मोस्ट फंडामेंटल ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंसेज. ऐसी तमाम साइंसेज जिनको महसूस किया जाता है, जिनमें एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, फिजिक्स उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट branch है. It provides the basic principles and laws which help to understand the mysteries of other branches of sciences such as astronomy, chemistry, geology, biology and health sciences. स्टूडेंट्स, आप ऐसा कह सकते हैं कि ये एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह है कि जब तक कि फिजिक्स के रूल्स को, उसके प्रिंसिपल्स को, ऐसे तमाम असूलों को जो कि फिजिक्स से निकाले गए हैं, उन सबको हम एक्सप्लोर नहीं कर लेते, उनको इम्प्लीमेंट करते हुए हम बाकी तमाम साइंसेस की मिस्ट्रीज़ को, कम्प्लेक्स आइडियाज़ को, जो कि बहुत मुश्किल आइडियाज़ होते हैं, उनको सॉल्व करते हैं और उनको आसान बनाते हैं. जैसे कि एस्ट्रोनॉमी है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, बायोलॉजी है एंड हेल्थ साइंसेज है. ठीक है, एस्ट्रोनॉमी यानी जो माहिर फल्कियात होते हैं, जो आसमानों का और सितारों वगैरह का इल्म होता है, और जियोलॉजी जो ज़मीन के बारे में जो स्टडी होती है. ठीक है. एंड स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों की इसके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं बनाना, ना ही लंबा चौड़ा आप लोग समझ सकते हैं. तो हम सिर्फ वो चीज़ें कवर करेंगे अपने टॉपिक्स में जो जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से, एग्ज़ाम्स के लिहाज से. ठीक है. तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इन सबको छोड़ सकते हैं. जहाँ पर देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट है. कंप्यूटर चिप्स आर मेड फ्रॉम सिलिकॉन विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सैंड. कह रहे हैं कि जो सैंड है, अब आप यूज़ करते हैं उसको कैसल बनाने के लिए या फिर उससे पूरा एक कंप्यूटर बनाने के लिए, ये आपकी मर्ज़ी है. फॉर एग्जांपल, आप जानते हैं कि कंप्यूटर बनी हुई हैं छोटी छोटी चिप्स के साथ. ठीक है, वो चिप्स उसकी मेमोरी स्टोरेज के लिए यूज़ की जाती हैं. तो ऐसी चिप्स को जो है वो सैंड से बनाया गया और उन चिप्स को कहते हैं सिलिकॉन. ठीक है, वो किससे बनी है? सिलिकॉन से. एंड फर्दर मोर सिलिकॉन किससे बनी हुई है? वो सैंड से बनी हुई है. सो दिस इज़ द पावर ऑफ फिजिक्स. ठीक है, अगर आपको कोई इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, डिस्क्राइब द पावर ऑफ फिजिक्स, या फिर फिजिक्स की एप्लीकेशन पे कोई एक एग्जांपल देने के लिए, तो आप ये एग्जांपल दे सकते हैं. गोइंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, वट इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़. स्टूडेंट्स, ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जो कि किसी न किसी चीज़ को मैयर करने के लिए यूज़ की जाती हैं, उनको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़. इनके आगे से दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास, बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़. ठीक है, सबसे पहले हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे और इनको दोनों को यूज़ करने के लिए हम आगे से बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स पढ़ेंगे. तो इसको थोड़ा सा बिल्कुल हम माइनर से ओवरव्यू लेंगे और नीचे मैं आपको दोबारा से इसको डिफाइन करूँगी. डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या है? ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जो कि बेस क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं. ठीक है, यानी जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें बेस क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो तमाम क्वांटिटीज़ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती है. क्योंकि डिराइव का मतलब ही है किसी चीज़ से निकालना, किसी चीज़ का निकला हुआ होना. ठीक है, ये बेस क्वांटिटीज़ से निकलती हैं. एग्जाम्पल है डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स. ठीक है, अभी के लिए आप लोग इनकी एग्जाम्पल्स मेन देखें. ठीक है, एंड बेस क्वांटिटीज़ हैं ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिनको दूसरी क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया जाता हो. यानी दूसरी ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं है जो बेस क्वांटिटी को डिस्क्राइब करेगी, बल्कि बेस क्वांटिटी ही वो बिल्डिंग ब्लॉक है जिसके ऊपर बाकी तमाम क्वांटिटीज़ को हम डिस्क्राइब करते हैं. मैं बार बार कह रही हूँ कि इसको आगे हम थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे, इसलिए घबराना नहीं है कि ये क्या हो रहा है. टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ हैं लेंथ, मास और टाइम. ठीक है, ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जो कि लेंथ, मास, टाइम, इन सबको मैयर करती हैं, वो तमाम बेस क्वांटिटीज़ हैं. ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. 1960 में स्टूडेंट्स एक इंटरनेशनल कमेटी थी जिसने कि ऐसा सेट, पूरा एक सेट डिफ़ाइन किया कि ओवरऑल वर्ल्ड में जब सारी कम्युनिटीज़ हैं या तमाम मुल्क हैं, वो सब एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें ईजीनेस के लिए एक पूरी कमेटी बनाई गई जिसमें कि क्वांटिटीज़ के लिए एक स्टैंडर्ड्स बनाए गए. ठीक है, उन्हें कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. यानी अब जैसे ओवरऑल वर्ल्ड में जहाँ भी वज़न को आपने नापना है, उसको आपने मास में ही नापना है. ठीक है, आपने उसका सिंबल जो है वो किलोग्राम उसके लिए आपने यूज़ करना है. ठीक है,
ऐसा नहीं है कि आप ग्राम्स में कहीं और करें, किलोग्राम्स में कहीं और करें, नहीं, एक जो ओवरऑल वर्ड माना जाएगा वो किलोग्राम माना जाएगा, उसके फर्दर मोर आप ग्राम्स या इस तरह से आप उसको कर लें। या लेंथ है वो ओवरऑल मीटर में नापी जाएगी, ऐसा नहीं होगा कोई जो है वो हाथ रख के लेंथ नाप रहा है, कोई किसी तरह से, ठीक है। इस सब को डिस्क्राइब करने के लिए, ये तमाम प्रॉब्लम को फिनिश करने के लिए जो है ना, ये वाला सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है ये निकाला गया था। मैं यहाँ पे आपको एक मेमोरेबल लाइन भी दिखा देती हूँ, मैंने आपके लिए लिखी है कि आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अपने दिमाग में इसको बिल्कुल याद रखने की कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि वन कॉमन लैंग्वेज ऑफ मेजरमेंट, ऐसी एक कॉमन लैंग्वेज मेजर करने के लिए चीज़ों को निकाली गई थी, जिसको कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट कंसिस्ट ऑफ टू काइंड्स ऑफ यूनिट, जिनमें निकलता है बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। अब ये वो चीज़ है जो मैं आपको ऊपर कह रही थी कि मैं आपको समझाऊंगी। आपने पढ़ा कि बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जो दूसरों को दूसरे उसके ऊपर बेस करते हैं, उसकी वजह से दूसरों को डिफाइन किया जाता है। अब ऐसी क्वांटिटीज़ को मेजर भी तो करना है ना, ऐसी क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हम बेस यूनिट्स यूज़ करते हैं। 7 बेस यूनिट्स यूज़ होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ में, जिनको के नाम दिया जाता है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लाइट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब लाइट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है, ये है कि आप लाइट की मिकदार को भी नाप सकते हैं, ठीक है। एंड अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी चीज़ के पार्टिकल्स को नापने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है, जैसे कि एवोगैड्रोस नंबर था, ये एक एटम्स को नापने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये तमाम चीज़ों को आप जानते हैं, लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, आगे से इन सब चीज़ों को मेजर किया जाता है। जैसे कि लेंथ को मेजर किया जाएगा मीटर में, मास को मेजर किया जाएगा केजी में, टाइम को मेजर किया जाएगा सेकंड्स में, ठीक है। ये ओवरऑल ये यूज़ किए जाते हैं। प्रीफिक्सेस सच एज मिली, माइक्रो, किलो में बी यूज्ड विद इन टर्म्स ऑफ टू sorry may be used with them to express smaller or larger quantities। कह रहा है इन्हीं क्वांटिटीज़ को मज़ीद फर्दर मोर डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रीफिक्सेस भी यूज़ करते हैं। अब ये प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, इनको हम आगे जाके थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो ये वाली लाइन आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिराइव्ड यूनिट्स। ये भी सेम है, डिराइव्ड यूनिट्स आर दोज यूनिट्स विच डिपेंड ऑन बेस यूनिट्स। अब जिस तरह से डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ पे डिपेंडेंट होती हैं, इसी तरह डिराइव्ड यूनिट्स भी बेस यूनिट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। कि बेस यूनिट्स को यूज़ करते हुए हम डिराइव्ड यूनिट्स को निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप साइड में देखें, उन्होंने टेबल दिया हुआ है, प्लेन एंगल है तो उसको रेडियन से फाइंड आउट करते हैं, सॉलिड एंगल है तो उसको सी रेडियन से, फोर्स है तो उसको न्यूटन से, यानी कितनी फोर्स लगाई गई है ये न्यूटन से आप कर सकते हैं। प्लेन एंगल है, अगर किसी चीज़ का एंगल आपको दे दिया गया है, जैसे आपको मैथ में पढ़ते हैं, तो उसको रेडियन से डिफाइन किया जाएगा। वर्क है तो उसको आप जॉल से, कि कितना वर्क किसी चीज़ के ऊपर हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बॉल को थ्रो करते हैं, ठीक है, वो बॉल अपवर्ड कंडीशन में जाती है, लेकिन उसकी अपवर्ड मूवमेंट जो है वो एक फोर्स की वजह से, अब इतनी कितनी फोर्स लगी है और कितना उसने वर्क किया है, वो कितना ऊपर गई, ये दोनों ही चीज़ें मिलके बनी है डिराइव्ड यूनिट्स की वजह से, ठीक है। ये दोनों ही डिराइव्ड यूनिट्स हैं। और वर्क और फोर्स हमारे पास डिराइव क्वांटिटीज़ हैं, और इनको नापने के लिए जो दो यूनिट्स यूज़ हो रहे हैं, न्यूटन और जूल, ये दोनों उसके डिराइव यूनिट्स है। ये आपने अच्छी तरह से ये टेबल याद करना है बिल्कुल, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ के लिए आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये जो है यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि डिराइव बेस यूनिट्स आर बेसिक एंड डिराइव्ड यूनिट्स आर कॉम्बिनेशंस। ये चीज़ आप मेमोरेबल लाइन के तौर पे मैं आपको इस वजह से बार बार दिखा रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको शुरू में फिजिक्स बहुत मुश्किल लगती है, उनके लिए आसान हो जाएगा कि आप साथ साथ एक मेमोरेबल लाइन की तरह से लिख लें, ताकि एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करके ना निकालना पड़े। आप बस मेमोरेबल लाइन देखें, उसको अपनी वर्डिंग में लिखें, लेकिन आपकी वर्डिंग बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए, तो आपको बार बार उसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेस यूनिट्स बेसिक होते हैं, ठीक है, एक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। आप कह लें कि ईंटें होती हैं किसी चीज़ की, और उन ईंटों को मिलके जो उनसे बिल्डिंग बनती है, या किस तरह की आपको बिल्डिंग चाहिए, वो क्या है, डिराइव्ड कॉम्बिनेशंस होती हैं, ठीक है। अब ये जो है ये सारा एज अ रीड ओनली अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसमें से एक दो मैं आपको बता देती हूँ, वैसे ये इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। द ट्रेडिशनल मैथमेटिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग एंगल्स, कह रहे हैं कि जो ट्रेडिशनली मैथमेटिकल के अंदर यूज़ किए जाते हैं एंगल्स को मेजर करने के लिए, वो डिग्रीज यूज़ होती हैं, ठीक है, आर्क सेकंड यूज़ होते हैं,
फिर ट्रेडिशनल यूनिट फॉर स्टैंडर्ड टाइम के लिए जो है मिनट्स यूज़ किए जाते हैं, आवर्स, डेज एंड ईयर्स। ठीक है, कि आप ट्रेडिशनली लोग जो है इन चीज़ों में भी टाइम को नापते थे और नापते हैं, लेकिन एक ऐसा यूनिट जो है जैसे कि हम पढ़ चुके हैं वो क्या है, सेकंड है। इसी तरह से ये सारा है, अगर आप रीड ओनली आप कर लें मेरा तो कहना है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ याद करने वाला नहीं है। उसके बाद है गोइंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन, साइंटिफिक नोटेशन एंड प्रीफिक्सेस। ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं जिनकी डेफिनेशन कहने के 90% तक श्योरिटी होती है कि बोर्ड में और स्कूल के भी पेपर्स में आनी ही आनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी इजी सी एक कंसेप्ट से शुरू करते हैं। व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? राइटिंग नंबर यूजिंग पावर ऑफ 10। ठीक है, ऐसे तमाम नंबर्स जो कि पावर ऑफ 10 को एम्प्लॉय करते हुए, पावर ऑफ 10 को यूज़ करते हुए लिखे जाएंगे, उनको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ भी मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा है। साइंटिफिक नोटेशन इज़ यूज टू राइट वेरी बिग और वेरी स्मॉल नंबर्स इन शॉर्ट और इजी फॉर्म। ये बात बीच में याद रखने वाली है कि नंबर्स, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन को नंबर्स को राइट करने के लिए, नंबर को इजी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है कि उनको इजी फॉर्म में बार बार लिखने की ज़रूरत पेश ना आए और उनको शॉर्ट फॉर्म में हम उनको लिख सकें। आपको मैं तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को ज़्यादा क्लैरिफाई करने के लिए आप एग्जांपल देखें, उसके बाद ज़रा वो टॉपिक ज़्यादा अच्छी तरह से ना समझ आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि अगर स्पीड ऑफ लाइट को हम मेजर करते हैं तो उसकी जो लिमिट है, जो उसकी क्वांटिटी है वो ये है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू दिस। अगर आप एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आप बार बार इतनी बड़ी वैल्यू को लिखी जाएंगे? अब इस प्रॉब्लम को कंपनसेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं साइंटिफिक नोटेशन। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 जीरोस हैं। ठीक है, अब इन 8 जीरोस को हम बार बार लिखेंगे तो एक वैल्यू बहुत बड़ी भी हो जाएगी और हमारा टाइम भी वेस्ट होता रहेगा। तो इसके लिए अगर हम एक पॉइंट को, एक डेसिमल प्लेस को यहाँ पर कर देते हैं फिक्स, तो फिर आप यहाँ से गिनते जाएं, यहाँ पर ले आएं, इसी तरह से डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा 3.0। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय कितने जीरोस हमने स्किप किए हैं तो वो लिख देंगे कि 8। अब ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जीरोस ही हो, यहाँ पे कोई भी और वैल्यू हो और हम उसको छोटा करना चाहें या उसमें पॉइंट मौजूद हो और उस पॉइंट को यहाँ पर लेकर आना चाहें, तो उसमें से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं आपने निकालने। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब है कि यानी फॉर एग्जांपल 3 7 8 9 10, इस तरह से कोई भी वैल्यू है जो कि जिसमें जीरोस नहीं है, ये तो जीरोस है ना, तो उनको हमने 10 की पावर बना दी है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल 3.78 है, ठीक है, या 37.8 है और आप उसको पीछे लेके जाना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप 8 को बाहर निकाल देंगे और वो इसके अंदर हो जाएगा, जैसे कि जीरोस इसके अंदर फिक्स हो गए हैं। नो, ओनली आप जीरोस को कर सकते हैं डेसिमल प्लेस को इसी तरह से मूव करके जैसे हमने यहाँ पे किया। एंड एक और कंसेप्ट है वो मैं आपको बाद में देती हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल देखें कि अगर साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम है। अब हमें पता है कि एटम जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉलर होते हैं। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन का साइज लें तो वो एग्जैक्ट ये साइज है। ठीक है, अब ये कितना बड़ा साइज है, यानी लिखने के लिहाज से ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है। जितना जितना डेसिमल पीछे पीछे जाता है या जीरोस में जाता है, उसका मतलब यही होता है कि वो वैल्यू बहुत छोटी है, ये एक माइक्रो वैल्यू है। ठीक है, लेकिन इसको लिखना एक बहुत बड़ा काम है। इसी तरह से अगर हम इस प्रॉब्लम को कॉम्पेंसेट करना चाहते हैं तो सेम उसी तरह से यहाँ से उठाएंगे पॉइंट और उसको यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है, ये कितने जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इंक्लूडेड 5। आप इसके दरमियान में लेके आएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 5.2 मल्टीप्लाई बाई जितने आपने स्किप किए हैं वो सारे माइनस 11। ठीक है, इनकी पावर -11। तो अब ये जो माइनस है और ये जो प्लस है, ये पावर्स का, इनका भी एक रूल है। अगर आपने पॉजिटिव पावर तब यूज करनी है जबकि नंबर बहुत बड़े होंगे, जैसे कि ये नंबर बहुत बड़े थे और आप यहाँ से उठाकर डेसिमल प्लेस यहाँ पे कर रहे थे। ठीक है, अगर आप लेफ्ट साइड को मूव करते हैं अपने डेसिमल प्लेस को, पावर जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, और अगर आप राइट साइड को मूव करते हैं इसी डेसिमल को, तो फिर आपकी पावर जो वैल्यू है वो पावर कि वो माइनस में जाएगी। ठीक है, और वैल्यू आपकी बहुत ही छोटी होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे साइज ऑफ हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा छोटा था। और दूसरी बात ये स्टूडेंट्स के आप उस डिजिट को या उस डेसिमल प्लेस को वहाँ तक
नोटिस करेंगे कि लेफ्ट साइड में ओनली 1 डिजिट होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक फिगर रहनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 5 था, ठीक है। तो जब लेफ्ट पे सिर्फ 1 वो रह जाएगी एक वैल्यू, फिर यहाँ पर कितने भी हों उससे कोई फर्क नहीं आपको पड़ना चाहिए। आपने मेन यहाँ तक लेके आना है, ये नहीं कि इससे भी आप पीछे को ले जाएं, ऐसे नहीं होगा। एक वैल्यू लेफ्ट साइड रहनी ही रहनी चाहिए, ये भी एक रूल जो है उसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम वापस अपनी बुक की तरफ जाते हैं। ये देखिए कि क्या है कि साइंटिफिक नोटेशन इज यूज्ड टू राइट वेरी बिग, मैंने आप लोगों को बिग की भी एग्जांपल दिया है, एंड वेरी स्मॉल नंबर इन शॉर्ट एंड इजी फॉर्म, कि आपको बार बार उसको लिखना नहीं पड़ेगा। इसी तरह से अब मैं आप लोगों को ये डेफिनेशन भी बता रही हूँ। नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म, एक ऐसी फॉर्म जो बिल्कुल ठीक काउंट की जाएगी, उसमें कोई भी रॉन्ग मेथड नहीं यूज किया जाएगा। ऐसी फॉर्म में नंबर्स को लिखा जाता है तो उसे कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, विच एम्प्लॉय पावर ऑफ 10, यानी कि जिसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको पावर ऑफ 10 की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया, यहाँ पर वही एग्जांपल उसने दोबारा से लिखी हुई है कि इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रीफिक्सेस। नाउ व्हाट इज प्रीफिक्सेस? प्रीफिक्सेस क्या है? प्रीफिक्सेस आर शॉर्ट वर्ड्स टू शो वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, यहाँ पर आएगा क्वांटिटीज, ठीक है। कह रहे कि ऐसे शॉर्ट वर्ड्स या ऐसे स्मॉल वर्ड्स जो कि वेरी स्मॉल या फिर वेरी लार्ज क्वांटिटीज को यूज मुहैया करने के लिए या फिर दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं प्रीफिक्सेस, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर दिखाया था, डिराइव क्वांटिटीज थी और बेस क्वांटिटीज थी, उन्हीं के लिए हम बहुत सारे प्रीफिक्सेस यूज कर रहे होते हैं और मोस्ट ऑफ देम आपने सुने भी हुए हैं, मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। मोस्ट प्रीफिक्सेस इंडिकेट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इन स्टेप्स ऑफ थाउजेंड एंड प्रोवाइड अ कन्वीनियंट वे टू एक्सप्रेस लार्ज एंड स्मॉल नंबर्स। कह रहा है कि बहुत सारे प्रीफिक्सेस ऐसे हैं जो कि थाउजेंड्स के फॉर्म में भी जो जो आपके पास मिकदार दी जाती है, मैग्नीट्यूड कहते हैं मिकदार को, उस मिकदार को एक बहुत ही कन्वीनियंट यानी कि आसान वे में एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। स्मॉल नंबर्स की सूरत में उसको यूज़ किया जाता है टू एलिमिनेट नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स। नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल 0.0000023, ये एक बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। उसी चीज़ को आप इसी तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि 2.3 एंड मल्टीप्लाई बाय पावर ऑफ 10 समथिंग, ठीक है। इसी की ये आप लोगों को शायद थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, इस वजह से मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखा है। जैसे कि सेंटी है, ठीक है, आप लोगों ने शुरू से सेंटीमीटर रूलर्स पे भी यूज़ किया होंगे। सेंटी है तो 10 की पावर -2 है इसमें, डेसी है 10 की पावर -1 है, डीका है 10 की पावर 1 है, हेक्टो है तो 10 की पावर 2 है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर ये टेबल दिखाती हूँ। चलो ये देखिए, ये एक टेबल है, इसको इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे कि सेंटी, डेसी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको एंड हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, ठीक है। ये वाले कुछ ऐसे हैं जो कि याद करने के लिहाज से थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आप लोगों से एज आ MCQs भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अब ग्राम है, ठीक है। किसी भी चीज़ को आपने ग्राम में अगर एक्सप्रेस करना है तो वो शायद बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपका मास बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए आप किलो का वर्ड यूज़ करेंगे। अब ये जो किलो है ये एक प्रीफिक्स है, ठीक है, जो कि 1000 को इंडिकेट करता है। 1000 ग्राम अगर होगा तो वो इज इक्वल होगा 1 किलो के। तो इसलिए हम 1000 ग्राम बार बार लिखने की निस्बत हम लिख देते हैं 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 kg। एंड यहाँ पर हम अपना लेक्चर यहाँ पर स्टॉप करते हैं। एंड स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मैंने अपनी तमाम वीडियोस जो हैं वो जिनमें इम्पॉर्टेंट चीज़ों को मैंने एक अलग तरह से लिखा है, लेकिन ये जो है अब कन्वेंशंस जो है ऐसे यूनिट्स के लिए ये भी आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इनको बस समझने की ज़रूरत है। इसलिए इनको मैं अपनी एक अलग वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगी आप लोगों को, ताकि वीडियो ये वाली ज़्यादा लंबी ना हो जाए, ठीक है। वीडियोस लंबी हो जाएं तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है, इस वजह से इसको मैं एक अलग वीडियो में डिस्क्राइब करूँगी। इसी वीडियो का पार्ट 2 बनाऊँगी, उसके अंदर आप लोग इसको देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें,
लाइक कर दें एंड कमेंट कर दें। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि सबको जवाब दूँ, एंड जो जो चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आई होगी उसको थोड़ा सा हम इम्प्रूव कर लेंगे। एंड अपनी दुआओं में याद रखिएगा एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोस या फिर न्यूमेरिकल्स में अपलोड करूँगी वो भी आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।